कि सामीन सआदत हसन मंटो को उर्दू अदब का मारूफ तरीन और मुतनाज़ा तरीन अफसाना निगार माना जाता है। एक दुनिया नकादों की, मुहक्किकों की उनके हक़ में है, तो एक दुनिया उनके मुखालिफ भी हैं। उन पर फहश गो होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो गैर अखलाकी चीज़ों को अपने अफसानों या कहानियों में पेश करते हैं, जबकि मंटो का यह दावा है कि मुझे मुआशरा एक अफसाना निगार की, मंटो कहते हैं कि एक अफसाना निगार की खूबी ये है कि आप उसके अफसानों में जो चीज़ पढ़ें वही चीज़ आपको मुआशरे में नज़र आए। तो असल में मंटो ने हकीकत पसंदी से काम लिया और उस हकीकत को पेश किया जो बड़ी करीह थी, यानी देखने में लोग आंखें बंद करके उससे भागने की कोशिश करते हैं। असल में ये हमारे अपने ही अखलाकियात हैं हमारे लोगों के। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम लोग पर्दा जानते बूझते हुए पर्दा डाल देते हैं। सआदत हसन मंटो ने ऐसा काम नहीं किया। तो बड़े बेरहम किस्म के अफसाना निगार हैं। तो उन पर बहुत सारे केस चले। जब इंडिया में थे, भारत में रहते थे तकसीम से पहले, तो वहाँ भी अदालतों में केस हुए। पाकिस्तान हिजरत करके आए, आखिरी ज़िंदगी के 5-6 साल पाकिस्तान में उन्होंने गुजारे, यहाँ भी उन पर केस हुए। लोग उनके हक में थे, कोई खिलाफ थे। बहरहाल उनको एक तरक्की पसंद जो तहरीक थी उससे वाबस्ता या उसका नुमाइंदा अफसाना निगार समझा जाता था। लेकिन मज़े की बात है कि जो तरक्की पसंद अंजुमन थी, जो लोग मिल बैठते थे, अहमद नदीम कासमी और दूसरे लोग, उन लोगों ने सआदत हसन मंटो को तरक्की पसंदों में या अपनी तंजीम में शामिल करने से इनकार कर दिया या उनसे मुँह मोड़ लिया। बहरहाल मंटो कहा करते थे कि तरक्की पसंद, हर एक को तरक्की पसंद होना चाहिए। मैं भी तरक्की पसंद हूँ, आप भी तरक्की पसंद है। और उनके तरक्की पसंदी का मतलब वाकई हकीकी तरक्की पसंद है, पसंदी है। सिर्फ तंजीमों की हद तक बैठकर तरक्की पसंदी का नाम लेने की हद तक बात नहीं है। तो बहरहाल आगाज़ करेंगे अपने अफसाने का मंजूर का। मुख्तसर सी बात अफसाना निगारी पर करेंगे। तो अफसाना निगारी एक सिनफ़ नसर है, उर्दू की सिनफ़ अदब है। नसर दो तरह तकसीम होती है, अफसानी या अफसानवी या गैर अफसानवी। तो अफसानवी में तख़य्युल का और उसका ख़याल का और अलामत का और इन चीज़ों का अमल दखल होता है, फ़र्ज़ी चीज़ें जोड़ी जाती हैं। हकीकत भी अगर पेश की जाए तो हकीकत पर भी फ़र्ज़ का यानी फ़र्ज़ी नकाब चढ़ा दिया जाता है। तो अफसाना एक मुख्तसर कहानी होती है जो एक नशिस्त में बैठकर पढ़ी जा सकती है। एक नशिस्त से मुराद आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक बंदे के एक नशिस्त, मतलब एक मरतबा पढ़ने बैठे तो तंग हुए बगैर वो पढ़ ले एक अफसाना। इसकी तकरीबन इतनी यानी ज़ख़ामत होती है, इतना ये तवील होता है अफसाना। तो मुख्तसर कहानी है असल में। नावल के ये और अफसाने में इतना ही फ़र्क है सिर्फ जितना कि तवालत का फ़र्क है। नावल एक तवील कहानी होती है जो एक नशिस्त में नहीं पढ़ी जा सकती, जबकि अफसाना ऐसी कहानी होती है जो एक नशिस्त में पढ़ी जा सकती है। अफसाना हकीकत के करीब होता है। एक गलती यहाँ पर अमूमन करते हैं तलबा कि अफसाने को कहते हैं झूठी कहानी, यानी बिलाशुबा वो झूठी कहानी तो होती है लेकिन उसमें जो पेश की गई चीज़ें होती हैं वो सदाकतों पर मबनी होती हैं। यानी अब नाम फर्जी हो सकते हैं वो, लेकिन आता है तो कहानी अफसाना जो है वो बड़ा मोड़ लेता है। और वो मोड़ यूँ होता है कि डॉक्टर फैसला करते हैं कि इस 10 साला बच्चे मंजूर को अब हम घर भेज देंगे, चूँकि उन्होंने उसकी दिलदही के लिए ही उसे रखा होता है। डॉक्टरों को पता होता है कि इसकी टांगें, अब इसका जिस्म कभी ठीक नहीं हो सकता, मगर वो फिर भी उसकी दिल की खातिर कोशिश करते हैं, कुछ दिन उसे रखते हैं, मगर अब वो फैसला करते हैं कि इसे घर भेज दिया जाए। उसकी ये सुनना था कि मंजूर की हालत बदल जाती है, मंजूर रोना शुरू कर देता है, उसकी आंखें सूज जाती हैं। वो कहता है मैंने घर नहीं जाना। लोग कहते हैं घर जाने पर तुम खुश होना चाहिए लोग, लेकिन तुम नहीं जाना चाहते। वो कहता है मैं घर में, मेरी अम्मी अब्बू नहीं होते हैं, मैं घर में सारा दिन अकेला पड़ा रहूँगा, मैं अकेले किससे बातें करूँगा, किसके साथ वक्त गुजारूँगा। तो ये चीज़ जब एहसास आती है तो वो यानी मंजूर का बहुत यानी दुख फैलता है, तो एक अलमिया सा पैदा होता है, पढ़ने वाले को भी उस दुख का एहसास होता है। खैर बहरहाल वो रात ऐसे ही होती है, अख्तर आंखें बंद कर लेता है। अब अख्तर की ज़िंदगी बड़ी सोचें यहाँ बताई गई हैं कि अख्तर की जो है वो दूसरा दिन होता है, अख्तर को भी अब घर जाना होता है, लोग खुश हो रहे होते हैं, मंजूर को पता लगता है, मंजूर भी खुश होता है कि अख्तर अब घर चला जाएगा। अब अख्तर एक नया शख्स है इस बीमारी के बाद और मंजूर के मिलने के बाद। अख्तर सो जाता है, रात हो जाती है। अब आखिरी पैराग्राफ में पढ़कर सुनाऊंगा। सोचते सोचते अख्तर सो गया। सुबह देर से उठा। नर्सें वार्ड में इधर उधर तेजी से चल फिर रही थीं। करवट बदलकर उसने मंजूर की चारपाई की तरफ देखा। उस पर उसकी बजाय एक बूढ़ा हड्डियों का ढांचा लेटा हुआ था। एक लहजे के लिए अख्तर पर सन्नाटा तारी हो गया। एक नर्स पास से गुजरी थी। उसने उससे करीब करीब चिल्लाकर पूछा, मंजूर कहाँ है? नर्स रुकी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने बड़े अफसोसनाक लहजे में जवाब दिया, बेचारा सुबह 5:30 बजे मर गया। ये सुनकर अख्तर को इस कदर सदमा पहुंचा कि उसका दिल बैठने लगा। उसने समझा कि यह आखिरी दौरा है, मगर उसका यह ख्याल गलत साबित हुआ। वो ठीक ठाक था,
صبح تھوڑی دیر کے بعد اسے ہسپتال سے رخصت ہونا پڑا۔ اور اس طرح وہ جو اختر جو بڑی بیماری کی حالت میں لایا جاتے ہیں اور نرسیں کہتی ہیں مر جائے گا، وہ شخص اب افسانے کے آخر میں جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک اپنے گھر چلا جاتا ہے، اور جو منظور وہاں پر لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک زندہ ایک حقیقت ہے منظور، تو وہ منظور جیسے ہی اسے پتہ لگتا ہے کہ اب اسے گھر جانا ہے، تو منظور جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، امید چھوڑ دیتا ہے، اور اسی مایوسی کی وجہ سے منظور رات کو مر جاتا ہے۔ تو امید اور مایوسی کا ایک بڑا اہم پیغام ہے۔ تو امید سب کچھ کر سکتی ہے، امید مردوں میں جان ڈال سکتی ہے کہ تیرے دم سے مردوں میں جانیں پڑی ہیں، ہری کھیتیاں تو نے سرسبز کی ہیں۔ تو ہری کھیتیاں سرسبز کرنا یہ کمال امید کا ہی ہے، اور یہ الطاف حسین حالی کا میں نے آپ کو امید کے حوالے سے شعر سنایا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو اس مضمون کی بہتر سمجھ